हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं भारत के संवैधानिक निकाय, और भारत के संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आज हम ऐसे आयोग पढ़ेंगे जिन आयोगों से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जानकारी तो होनी चाहिए, साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी इससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के हमारे निकाय रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक टॉपिक रहेंगे, 3 टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। सेकंड टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और तीसरा रहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इन सभी टॉपिक्स को आज हम फुल डिटेल के साथ फुल आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, और इस टॉपिक से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। भारत के संवैधानिक आयोग या संवैधानिक निकाय, ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक है ही। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, सेकंड टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। थर्ड टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये 3 जो आयोग है या इसको बोल सकते हैं कमीशन है, ये भारतीय संवैधानिक आयोग है जो कास्ट से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी को आज हम देखेंगे। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे एक एक करके संपूर्ण जानकारी को। मैं इसलिए अलग अलग इनकी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो एक ही वीडियो के माध्यम से हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। सबसे पहले देखते हैं इसका इतिहास क्या था, कब इसको बनाया गया था, कब इसको बनाने की सबसे पहले बात की गई थी। 1978 की बात है। 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है, एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, 1978 में एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित हुआ। इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों को एक ही आयोग के रूप में स्थापित किया गया था, एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं बात करूं 1990 में। 1990 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 65वां संविधान संशोधन। 65वें संविधान संशोधन के तहत हुआ ये था, जो ये आयोग बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एक साथ बना दिया गया था, एक ही आयोग के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, तो ये जो था एक संवैधानिक 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में एक बहुसदस्यीय आयोग बन गया था। बहुसदस्यीय आयोग मतलब कि एक ऐसा आयोग जिसमें बहुत सारे सदस्य भाग लेने लग गए, मतलब कि इसमें आयोग में बहुत सारे सदस्य होने लग गए थे। बहु का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, फिर उसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ, 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और इसके तहत क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों को अलग कर दिया गया। जब मैंने आपको बताया कि 1978 में इन दोनों को एक कमीशन के रूप में बनाया गया था, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन 1989वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इन दोनों को अलग अलग आयोग बना दिया गया, और इन दोनों को एक संवैधानिक आयोग बना दिया गया। अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, और जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में आता है, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 के कै में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से इंपोर्टेंट। और पहले जो हुआ करते थे ये एक ही आर्टिकल में आते थे, आर्टिकल 338 में, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसकी संरचना क्या है, अर्थात इसमें कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, इसकी मैं बात करूं, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं वर्तमान में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ जो इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की बात करूं, कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आगे पॉइंट लिखा हुआ है, पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, पर
2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसमें जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का तो होता ही है। अगर एक व्यक्ति एक बार सदस्य बन गया है, एक बार अध्यक्ष बन गया है या उपाध्यक्ष बन गया है, तो वो दोबारा भी बन सकता है उस पद के लिए, लेकिन तीसरी बार नहीं बन सकता। ये भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। मैं बात करूं अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष की बात करते हैं, तो अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो अनुसूचित जाति के ही होने चाहिए। अध्यक्ष अनुसूचित जाति के ही या एससी कास्ट के ही होने चाहिए जो इसके अध्यक्ष बनते हैं। अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति तथा साथ ही एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति के साथ साथ वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए। ठीक है, वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ इसका कार्य क्या होता है। कार्य वही है, कार्य क्या है, अनुसूचित जाति के लिए बनाया गया है, तो इसलिए अनुसूचित जाति से संबंधित उनके हितों से संरक्षण से संबंधित ही ये कार्य करता है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के हितों के लिए ही ये काम करता है। इंपोर्टेंट है आपके लिए। फिर एक बात बता दूं, नोट पॉइंट है, राज्यों में अनुसूचित जाति आयोग नहीं होता। अब जो राज्य हैं, अगर क्वेश्चन बन जाए कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग होता है या नहीं, तो राज्यों में कोई अनुसूचित जाति आयोग नहीं बनाया गया है। अनुसूचित जाति आयोग केवल सेंट्रल में ही है और वही राज्यों में भी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी वर्तमान में जो है ना, राज्य स्तरीय 12 कार्यालय बनाए हुए हैं अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति आयोग के, ताकि जो राज्यों में उनको संभाल सके। तो 12 कार्यालय बनाए हुए हैं राज्यों में। अब ये 12 कार्यालय कौन कौन से हैं, मैं बात करूं आपसे 12 कार्यालयों की। अभी बात करूं गुजरात में, तो गुजरात का जो इसका कार्यालय है अनुसूचित जाति आयोग का, वो अहमदाबाद में है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ पर है, वो लखनऊ में ही है। ठीक है, गुजरात का कहाँ पर है, अहमदाबाद में। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है। बिहार का पटना में है। महाराष्ट्र का पुणे में है। और जो सिक्किम है, सिक्किम का है अगरतला में। आप कमेंट करके ये बताइएगा, सिक्किम जो है, जो भारत के जो प्रदेश है पूर्वोत्तर भारत के, उनमें जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, उनमें आता है या नहीं आता, सिक्किम को बताइएगा। तेलंगाना का जो इसका कार्यालय है वो हैदराबाद में है। कर्नाटक का कार्यालय है बेंगलुरु में। और तमिलनाडु का जो कार्यालय है वो चेन्नई में है। ठीक है, और असम का है गुवाहाटी में। केरल का है तिरुवनंतपुरम में। और चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ में ही है। तो ये सभी जो है 12 कार्यालय बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसको क्यों बनाया गया, इसकी स्थापना कब की गई, कभी अस्तित्व में आया, इसकी संरचना क्या है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उस सभी से रिलेटेड आज संपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं, जिससे हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो इसका जो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इतिहास, कब ये मतलब कि कब सबसे पहले इसकी बात की गई थी उसको देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 के अधिनियम में किया गया था। जो 1935 का अधिनियम आता है, इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या एसटी का प्रयोग सबसे पहले 1935 के अधिनियम में किया गया था। फिर मैं बात करती हूँ 1990 में एक हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन होता है 65वां। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। इसके तहत आर्टिकल 338 है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों की स्थापना की गई, एक ही आयोग के रूप में की जाती है। इनकी स्थापना आर्टिकल 338 में, आर्टिकल 338 के तहत ही आर्टिकल 338 में ही दोनों का वर्णन किया गया था 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ 1999 में अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल ट्राइब के कल्याण एवं विकास के लिए एक जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई थी। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं वन वाइडर के रूप में कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कल्याण और विकास के लिए जनजाति मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में की गई थी।
ठीक है। फिर एक संविधान संशोधन और होता है भारतीय संविधान में, 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन जो होता है 2003 में हुआ था, और 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों को अलग अलग आर्टिकल प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान के। यानी दोनों को अलग कर दिया गया था, ये अलग कार्य करेगा, ये अलग कार्य करेगा। पहले तो एक ही आर्टिकल में थे, अब लेकिन 2003 में क्या किया, आर्टिकल 338 में तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कर दिया, और आर्टिकल 338 के कै में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का वर्णन कर दिया गया था 2003 में। ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये अस्तित्व में कब आया, एक अलग आयोग के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो ये 2004 में एक अलग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में आया था, तो 2004 में आता है। आगे बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसकी संरचना क्या है। ठीक है, संरचना क्या है, तो इसकी संरचना को देखते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। कुल मिलाकर जो इसमें सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य जो होते हैं, इसमें टोटल सदस्य होते हैं। और जब मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ाया था, इससे संबंधित भी जब मैंने आपको इसकी संरचना के बारे में बताया था, तो इसमें भी एक अध्यक्ष होते थे, एक उपाध्यक्ष होते थे और 3 अन्य सदस्य होते थे। टोटल इसमें भी जो थे 5 सदस्य हुआ करते थे। और इसी तरह से जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इसमें भी 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो ये जो व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी जो शेड्यूल ट्राइब हैं या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, वही व्यक्ति इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। किसके, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। फिर मैं बात करती हूँ, जो मैंने अभी बताया, एक तो अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे और 3 अन्य सदस्य थे। इनका जो स्तर है वो किन मंत्रियों के समान होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जो इनके अध्यक्ष होते हैं ना, वो केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं हमारे मंत्री परिषद में, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये सर्वोच्च पद माना जाता है मंत्रियों का। तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उसी स्तर के जो इसके अध्यक्ष होते हैं, उनका भी वही स्तर होता है, यानी उसके बराबर ही ये होते हैं। कौन, इसके अध्यक्ष। फिर उसके बाद बात करती हूँ उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष का जो स्तर होता है, वो जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, उनके स्तर के इसके उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के स्तर के उपाध्यक्ष होते हैं। जो भी व्यक्ति केंद्रीय राज्य मंत्री स्तर का होगा, वह इसका उपाध्यक्ष बन सकता है। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ, इसके जो 3 सदस्य हैं, उनका स्तर क्या होता है। जो भारत सरकार के सचिव हैं, तो सचिव के स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उनका स्तर जो भारत सरकार के सचिव का स्तर होता है, वही इसके अन्य 3 जो सदस्य हैं उनका स्तर होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग है, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य होता है अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए कार्य करना। अर्थात जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो किसके लिए कार्य करेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए ही कार्य करेगा। तो इसका कार्य होता है जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए, उनके हितों के लिए जो संरक्षण करना, उनके कार्य करना,
उनको सपोर्ट करना, वो सब किसका कार्य है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य होता है। फिर आगे मैं बात करती हूँ, अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय स्तरीय कार्यालय हैं। अनुसूचित जो जनजाति आयोग है, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं और ये अलग अलग राज्यों में स्थित है। अब यहाँ से जो है ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तो उस लेवल के तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, लेकिन जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको देख लेंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ पे मैंने राज्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके कार्यालय लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो कार्यालय है, इसकी राजधानी भोपाल में ही इसका कार्यालय स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग का। फिर उसके बाद बात करती हूँ उड़ीसा का भी भुवनेश्वर में ही है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का जयपुर में है। छत्तीसगढ़ का रायपुर में है। और झारखंड का रांची में है। और मेघालय का शिलोंग में है। ठीक है, तो ये जो है इसके 6 क्षेत्रीय स्तरीय कार्यालय हैं और वहां पे ये इनके जो ये स्टेट है, इन्हीं की राजधानियों में स्थित है ये कार्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इससे संबंधित आज हम संपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं। अगर आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखनी है या संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या कार्य करता है, इसका किससे संबंध है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी संरचना क्या है और इसका कब बनाया गया, उन सभी से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की मैं बात करूं, इस वर्ग के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत आते हैं। मैं बात करूं इसकी स्थापना की, इसके गठन से संबंधित मैं बात करती हूँ, तो इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा अब तक 2 बार किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अब तक 2 बार किया गया है। पहले मैं बात करूं, सबसे पहले कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में सबसे पहले इसका गठन किया गया था। एंड सेकंड बात करूं, 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और ये बीपी मंडल जो थे, ये बिहार के पूर्व सीएम थे, तो इनकी अध्यक्षता में किया गया था। और पहली बार किया गया था काका कालेलकर की और सेकंड बार किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, काका कालेलकर ने अपनी क्या क्या बात कही थी और बीपी मंडल ने अपनी क्या क्या बातचीत रखी थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं काका कालेलकर आयोग। तो काका कालेलकर आयोग की बात करूं, ये जो है राष्ट्रपति को जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, 30 मार्च 1955 को राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। अर्थात इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, जो भी इन्होंने अपना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो भी इन्होंने तैयार किया, वो सभी जो रिपोर्ट दी इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित 30 मार्च 1955 को राष्ट्रपति जी को देते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि भारत में जो है 2399 जातियां पिछड़ा वर्ग आयोग में बताई थी। मतलब कि 2399 जो जनजातियां हैं, वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत इन्होंने बताई थी। काका कालेलकर जी ने, काका कालेलकर की अध्यक्षता में ही बनाया गया था, उनके नाम पर ही काका कालेलकर आयोग। फिर आगे मैं बात करती हूँ, इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में 3 श्रेणी की बात की थी। इस आयोग जो था, इन्हें सरकारी नौकरियों में 3 प्रकार के आरक्षण की बात की थी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, पहला क्या था, तो प्रथम श्रेणी की इन्होंने बात की थी, इसमें 25% आरक्षण की बात की थी। ठीक है, प्रथम श्रेणी में 25% एंड सेकंड श्रेणी में इन्होंने की थी 33% और थर्ड आता है हमारा, तीसरी श्रेणी में की थी 40%। लेकिन जो इन्होंने ये बात की थी प्रथम श्रेणी में 25%, दूसरी श्रेणी में 33% और तीसरी श्रेणी में 40%, ये जो था ये इसको लागू नहीं किया गया था। मतलब कि आगे देखते हैं, नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इस आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं की गई थी। अर्थात जो इन्होंने इस श्रेणियों की बात की थी, इनको लागू नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री या सीएम रहे थे। तो इनकी अध्यक्षता में
6 सदस्यीय दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था, तो वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था 1955 में। और मैं बात करूं बीपी मंडल आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था, तो ये बिहार के पूर्व सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है। ठीक है, मैं बात करूं इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बात कही थी। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 31 दिसंबर 1980 को, ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं। जो भी इन्होंने तैयार किया था, जो भी इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, वो सभी जो उन्होंने उसमें लिखा था, वो सभी रिपोर्ट ये जो देते हैं, ये देते हैं 31 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति को दी थी। और इस रिपोर्ट में इन्होंने 3743 जो पिछड़ी जातियां हैं उनको बताया था। अर्थात जो पिछड़ा वर्ग आयोग में पिछड़ी जातियों को जो बताया था इन्होंने, 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल करने की बात की थी। ठीक है, इन्होंने इसको बताया था। आगे मैं बात करती हूँ, इन्होंने सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण की बात की थी, तो इन्होंने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी। मैंने पीछे बताया था अभी कि उसमें जो काका कालेलकर आयोग बना था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, उसमें 3 श्रेणी की बात की गई थी, 25%, 33% और 40%। तो उसमें 3 श्रेणी की बात की गई थी, 25%, 33% और 40%, लेकिन इनको लागू नहीं किया गया था। बट ये जो थी हमारी पीपी मंडलम की जो अध्यक्षता में आयोग तैयार किया गया था, इन्होंने 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी। आगे देखते हैं, आगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो अधिनियम था वो कब आया था, इसकी बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अर्थात 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया था और इस अधिनियम के तहत ही एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की गई थी। ठीक है, 1953 के अधिनियम के तहत। तो इसका जो गठन होता है, इसका गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 को, इसका गठन होता है 14 अगस्त 1993 को। इंपोर्टेंट है ये यहाँ से, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। 14 अगस्त 1993 को इसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। 1993 का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम आया था, उसके तहत ही इसका गठन होता है। मैं बात करती हूँ इसकी संरचना क्या है, अर्थात इसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और जब मैंने पीछे बात की थी, जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उसकी जब मैंने संरचना की बात की थी, उसकी संरचना जब मैंने बताई थी, उसमें एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। और जब मैंने अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की थी, उसमें भी एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे और 3 अन्य सदस्य थे। टोटल इसमें भी 5 सदस्य थे। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके अध्यक्ष की बात कर ली हमने। आगे देखते हैं इनके अध्यक्ष जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा रिटायर न्यायाधीश होने चाहिए। इनके अध्यक्ष, इसके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के वर्तमान अथवा रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। आगे मैं बात कर लेती हूँ इनका कार्यकाल की। इनका कार्यकाल 3 साल होता है। अनुसूचित जनजाति आयोग में भी 3 साल था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी 3 साल था। ठीक है, और इसमें भी 3 साल होता है। आगे बात करते हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। त्याग पत्र की बात करूं तो त्याग पत्र देते हैं केंद्र सरकार को। जो भारत की केंद्रीय सरकार है उसको ये अपना त्याग पत्र देते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित अनुच्छेद को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 15 का 4 एंड सेकंड आता है आर्टिकल 16 का 4। दोनों ही फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इससे संबंधित पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 15 का 4। इसमें कहा गया है सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमजोर नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए या एससी या अथवा एसटी के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। जो व्यक्ति सामाजिक या शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं
उन व्यक्तियों की उन्नति के लिए या एससी एसटी के या एससी अथवा एसटी के विशेष एससी या एसटी के लिए इसकी बात की गई है, विशेष उपबंध की। ठीक है, आर्टिकल 15 के 4 में। आगे मैं बात करती हूँ आर्टिकल 16 का 4। आर्टिकल 16 के 4 में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमजोर नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनका प्रतिनिधि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनकी नियुक्ति अथवा पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 16 जो है और आर्टिकल 15 ये भारत की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। और आर्टिकल है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, इसी का इसमें ही एक आता है समता एवं समानता का अधिकार। समता समता या समानता का अधिकार। समता या समानता के अधिकार में जो है हमारा आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 15 आता है, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये हमारे आर्टिकल आते हैं। तो लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 की बात कर रही हूँ। तो आर्टिकल 16 में जैसे कि आपको पता है कि लोक नियोजन की समानता की बात की गई है, अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता हर एक व्यक्ति के, भारत के हर एक नागरिक को। ठीक है, और जो आर्टिकल 15 है इसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है ये हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो भाग 4 में आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इनका उल्लेख किया गया है डीपीएसपी का। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है राज्य अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों के प्रयासों की बात की गई है। अर्थात जो शिक्षा के रूप में कमजोर है, आर्थिक स्थिति के रूप में कमजोर है, उन वर्गों के लिए प्रयास किया गया है कि उनको एक अच्छा लेवल प्रदान किया जाए, कि एक अच्छा स्तर पे उनको लेके जाया जाए। ठीक है, आर्टिकल 46 में बात की गई है। आर्टिकल में 340 की बात करती हूँ। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग का गठन करते हैं। जो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग बनाया गया था, और बीपी मंडल की अध्यक्षता में बीपी मंडल आयोग बनाया गया था। वे आयोग जो बनाए गए थे वे आर्टिकल 340 के तहत ही बनाए गए थे। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रपति शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग का गठन करता है। तो ये वही बात की गई है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।